नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये इस चैप्टर नंबर 10 का 8th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आगे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे, इसका नाम है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ठीक भाई, इसका नाम है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। और एक इसके अलावा एक और अन्य इम्पोर्टेंट थ्योरम की भी हम बात करेंगे, जिसका नाम है रूसे प्रमेय। ठीक है, इसका नाम क्या है? रूसे प्रमेय। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ें और साथ साथ इस वीडियो को आप एंड तक वॉच जरूर करें। ठीक भाई, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी आज के जो लेक्चर है उसके अंदर जितने भी रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स की हेल्प आपको कहाँ मिलेगी? आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मिलेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे। एक तो अध्ययन करेंगे हम आर्गुमेंट प्रिंसिपल का और दूसरा हम अध्ययन करेंगे रूसे थ्योरम का। ठीक है भाई, तो देखो उनमें से आपकी सबसे पहली थ्योरम आती है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, उसका स्टेटमेंट मैंने आपको सामने बोर्ड पर ही लिख दिया है। ठीक है, तो देखो आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि आपको एक समृद्ध परिरेखा दी गई है सी। कहने का मतलब है एक आपको क्लोज्ड कंटूर दिया गया या फिर एक कंटूर दिया गया है सी। ठीक है, जिसके अंदर एक फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन है। इस कंटूर सी के अंदर एक फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन है, जिसके पास क्या है? जिसके पास फाइनाइट नंबर्स के अनंत तक है। ठीक है भाई, जिसके पास विचित्रता है, लेकिन कौन सी है? जिसके पास विचित्रता ओनली अनंत तक है और उनकी भी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है परिमित। ठीक है, तो ये जो फलन एफ ऑफ जेड है, सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड, इस परिरेखा सी के अंदर इन परिमित अनंतकों के अतिरिक्त बाकी क्षेत्र पे क्या है? ये बाकी क्षेत्र पे विश्लेषित फलन है। ठीक भाई, बाकी क्षेत्र पे क्या है? विश्लेषित फलन। और साथ ही साथ आपको यह भी दिया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर फंक्शन क्या है? नॉन जीरो है। कहने का मतलब है कि सी पर एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है। कहने का मतलब है कि इस कंटूर से के अंदर ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा जिसके लिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? जीरो आए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि n माइनस पी बराबर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, जहां पे डेल्टा सी ऑफ आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड क्या है? आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड में जहां पे डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी इस आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड में किसको दर्शा रहा है? वेरिएशन को दर्शा रहा है कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ, यह विचरण को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो डेल्टा सी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड में वेरिएशन को या फिर इसमें परिवर्तन को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो आपको ये रिजल्ट सिद्ध करना है। ये रिजल्ट आप लोगों को किस प्रकार से सिद्ध करना है ये भी बताएंगे हम। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले तो आपको क्या नाम से परिरेखा या एक कंटूर दिया गया है सी, जिसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, और उस एफ ऑफ जेड के पास अनंत तक है, लेकिन कितने? फाइनाइट अनंत तक। ठीक है, और इस सी के अंदर इस अनंत को के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु पे क्या है? ये फंक्शन विश्लेषित है और साथ ही साथ नॉन जीरो भी है। ठीक है, तो जो जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखिए। सबसे पहले तो दिया गया है परिरेखा सी के अंदर, दिया गया है परिरेखा सी के अंदर एक सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड परिभाषित है। एक सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड परिभाषित है। ठीक भाई, एक सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड क्या है? परिभाषित है, जिसकी विचित्रता केवल क्या है? जिसकी विचित्रता केवल अनंत तक है। ठीक भाई, जिसकी विचित्रता कितनी है? जिसकी विचित्रता केवल अनंत तक है, तथा इनकी संख्या परिमित है। तथा इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या परिमित है। ठीक है भाई, जितने भी अनंत तक इनकी संख्या कितनी है? परिमित है। तथा यह भी दिया गया है कि सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड सी के अंदर
अशून्य है तथा 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 इन परिमित अनंतकों के अतिरिक्त 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 प्रत्येक बिंदु पर कैसा फंक्शन है, प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन है या एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन है। ठीक है भाई, कौन सा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि n माइनस पी बराबर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए देखो तथा या फिर माना n तथा p, माना n तथा p फलन f ऑफ z की फलन f ऑफ z की क्रमशः फलन f ऑफ z की क्रमशः शून्य तथा अनंतकों की संख्या है, शून्य तथा अनंतकों की संख्या है, शून्य तथा अनंतकों की संख्या है। तब हम जानते हैं कि n माइनस पी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी फलन के आपको शून्य और अनंत तक दिए गए हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि n माइनस पी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि n माइनस पी बराबर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ हो गया। ठीक है, तब हमें क्या सिद्ध करना है कि n माइनस पी बराबर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ हो गया। ठीक है, जहां डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड में विचरण या परिवर्तन को दर्शाता है, विचरण या परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक भाई, क्या करता है डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड में विचरण या परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो ये आपकी समीकरण नंबर क्या होगी, एक होगी, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से n माइनस पी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, n माइनस पी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि n माइनस पी बराबर इंटीग्रेशन सी n माइनस पी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी डी अपॉन डी जेड लॉग एफ ऑफ जेड। ठीक है, डी अपॉन डी जेड लॉग एफ ऑफ जेड। ठीक, अब देखो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं डी अपॉन डी जेड लॉग एफ ऑफ जेड, क्योंकि आप जिसके साथ अवकलन करते हो तो क्या आ रहा है, आपका अवकलन करने पर आ रहा है कि लॉग एफ ऑफ जेड का 1/f ऑफ जेड और फिर एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ डैश जेड बटा एफ ऑफ जेड को डी अपॉन डी जेड लॉग एफ ऑफ जेड और फिर इंटू डी जेड, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, डी जेड के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अब आपने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब आपको पता है कि log f ऑफ z क्या होता है, log f ऑफ z बराबर होता है मॉडुलस ऑफ log f ऑफ z प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ f ऑफ
जेड। ठीक है भाई, log एफ ऑफ जेड आपको कोई फंक्शन देगा, उसका log आपको निकालना है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का log किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ log एफ ऑफ जेड प्लस आएगा आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा सी क्या है, आपको ये भी दिया गया है कि डेल्टा सी इस आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड में क्या शो कर रहा है, ये डेल्टा सी आपको आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड के अंदर परिवर्तन को शो कर रहा है। कहने मतलब है इस फंक्शन एफ ऑफ जेड के आर्गुमेंट में कितना चेंजेस होगा। ठीक है, इस फंक्शन के आर्गुमेंट में चेंजेस तो ये हो गया। अब आप देखते हो कि इसमें तो चेंजेस होगा, लेकिन आप देखते हो कि इसका जब आप मॉडुलस निकालते हो तो इसका मॉडुलस क्या होगा, सेम ही रहेगा। कहने मतलब है इसके मॉडुलस में आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जब इसके मॉडुलस में चेंजेस नहीं मिलेगा तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि डेल्टा सी इंटू लॉग इंटू मॉड लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ लॉग एफ ऑफ जेड में परिवर्तन कितना होगा, उस परिरेखा सी के सापेक्ष 0 होगा। ठीक है भाई, इसमें कितना परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा 0। ठीक है, अब देखो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन, सो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का साइन है और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन। तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि समाकलन क्या होती है, अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया या फिर इनवर्स प्रोसेस होती है। तो ये डी अपॉन बी जेड किससे कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, जेड के रेस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो n माइनस पी बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ अब क्या आएगा, सिर्फ अब आपको वेरिएशन दिया जाएगा, परिवर्तन दिया जाएगा, लेकिन किसके सापेक्ष, ये दिया जाएगा आपको लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड में, कि लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड में कितना परिवर्तन हुआ। और आपको पता है लॉग एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, लॉग एफ ऑफ जेड की वैल्यू होती है मॉड लॉग एफ ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो लॉग एफ ऑफ जेड की वैल्यू रिप्लेस करो, तो मॉड लॉग एफ ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ लॉग एफ ऑफ जेड में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा सी के साथ इस साउंड परिरेखा के सापेक्ष 0, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0, और इस आयोटा में कोई चेंज नहीं होगी, क्या कांस्टेंट है, तो आएगा बाहर आ जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा n माइनस पी बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा डेल्टा सी ऑफ आयोटा आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है भाई, आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड, ये आयोटा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा 1 अपॉन 2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है भाई, जो कि क्या है, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, और हमें यही सिद्ध करना था कि n माइनस पी बराबर 1 अपॉन 2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड, जहाँ पे डेल्टा सी क्या है, आर्गुमेंट में विचरण को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट होता है, पूर्णांक प्रमेय कंप्लीट होती है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको एक उप प्रमेय दी गई है, आपको एक उप प्रमेय दी गई है। ठीक है भाई, आपको एक उप प्रमेय दी गई है जो कि आपकी 10.4.3। ठीक है भाई, जो कि है आपकी 10.4.3। इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, इसके अंदर आपको समृद्ध परिरेखा सी के अंदर अगेन एक और फंक्शन डिफाइन किया गया है। ठीक है भाई, एक फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन किया गया है इसके अंदर समृद्ध परिरेखा सी के अंदर। ठीक है भाई, परिरेखा सी के अंदर, और साथ ही साथ इसके पास अनंतकों की संख्या कितनी है, इसके पास अनंतकों की संख्या भी कितनी है, 0 है। कहने का मतलब है फॉल्स की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 0, और साथ ही साथ ये फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड नॉन जीरो है, ईच जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि n बराबर क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है भाई, आपको पता है इस रिजल्ट में आपको ये दिया गया है कि कोई भी फलन है जो कि समृद्ध परिरेखा सी पर डिफाइन है। ठीक है भाई, साथ के साथ उसके पास परिमित अनंत तक है, और उनके अतिरिक्त फंक्शन क्या हुआ, पूरे उस पर समृद्ध परिरेखा सी पर विश्लेषिक है, तो आप क्या कह सकते हो
कि इसके शून्य और पोल्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, क्या क्या रिलेशनशिप होगा, या फिर इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा 1/2 पाई डेल्टा टी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। कहने मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन है कहाँ, फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन है परिरेखा सी के अंदर, और फंक्शन एफ ऑफ जेड के पास कितने पोल्स हैं, फाइनाइट पोल्स। दूसरी बात, एफ ऑफ जेड सी के अंदर जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, ठीक भाई। और इसके आपने जीरोज मान लिए एन और पोल्स मान लिए पी, तो आपको रिलेशन पता है कि इनके बीच में रिलेशन कितना होता है, या इनका डिफरेंस कितना होता है, इनका डिफरेंस होता है n - p बराबर 1/2 पाई डेल्टा टी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। लेकिन कोरोलरी के अंदर आपको इसके पोल्स की संख्या कितनी दी गई, जीरो, तो पोल्स की संख्या जीरो दी गई, तो आप इस पोल्स की संख्या p का मान यहाँ रिप्लेस करो तो रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके उप प्रमेय में करना क्या है, उप प्रमेय के अंदर आपको फंक्शन देगा, उसके पास अनंत तक नहीं है, मतलब अनंत की संख्या जीरो है, अनंत की संख्या जीरो मतलब p का मान क्या है, जीरो है, ठीक है भाई। तो इस p का मान इस रिजल्ट में रिप्लेस कीजिए, यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या, रूसे प्रमेय, जो कि क्या है आपके इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक भाई, जो कि आपके इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है और लास्ट थ्योरम है, ठीक भाई, इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ लास्ट थ्योरम है। तो देखो रूसे प्रमेय, माना कि एफ ऑफ जेड, माना कि एफ ऑफ जेड माना कि एफ ऑफ जेड तथा जी ऑफ जेड तथा जी ऑफ जेड समवृत्त परिरेखा सी पर, समवृत्त परिरेखा सी पर तथा समवृत्त परिरेखा सी पर तथा उसके भीतर विश्लेषित है, उसके भीतर विश्लेषित है, ठीक भाई, उसके भीतर विश्लेषित है, तथा सी पर प्रत्येक जेड के लिए, तथा सी पर प्रत्येक जेड के लिए मॉडुलस ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन क्या है, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड। तो सी के अंदर एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड के शून्यों की संख्या बराबर होती है, शून्यों की संख्या बराबर होती है, ठीक भाई। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड के शून्यों की संख्या बराबर होती है। आपको इस थ्योरम के अंदर दो फंक्शन दिए गए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड, जो कि किस पे डिफाइन है, क्लोज्ड कंटूर सी पे डिफाइन है, और साथ साथ कैसे फंक्शन है, इस क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर और सी पर कैसे फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। कहने मतलब है इस क्लोज्ड कंटूर सी के सापेक्ष अगर आप इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, किसके द्वारा या किसके अकॉर्डिंग, कौशी प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, इस समवृत्त कंटूर सी के अंदर, सी पर प्रत्येक जेड के लिए, कहने मतलब प्रत्येक जेड के लिए मॉडुलस ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन क्या, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है भाई, मॉडुलस ऑफ जी ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड। अब देखो मॉडुलस ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड, आपको पता है मॉडुलस के लास्ट सबसे न्यूनतम मान क्या होता है, मॉडुलस का सबसे न्यूनतम मान होता है जीरो, ठीक है। अगर आप मोड जी ऑफ जेड की वैल्यू जीरो मानते हो, मोड जी ऑफ जेड की वैल्यू जीरो मानते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू जीरो नहीं है, कहने मतलब है ईच जेड बिलोंग्स टू सी के लिए एफ ऑफ जेड जीरो नहीं है, तो मॉडुलस एफ ऑफ जेड भी जीरो नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, आपको क्या दिया गया है, मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड, ठीक है। मान के चलिए
किसी ना किसी जेड के लिए, मान के चलिए किसी ना किसी जेड बिलोंग्स टू सी के लिए जी ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। जी ऑफ जेड की वैल्यू जीरो आ गई तो आप क्या कह सकते हो कि मॉड जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, मॉड जी ऑफ जेड की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन आपको पता है मॉड जी ऑफ जेड किससे छोटा है, मॉड जी ऑफ जेड छोटा है मॉड एफ ऑफ जेड से। ठीक है, मतलब मॉड एफ ऑफ जेड जीरो से बड़ा है, मॉड एफ ऑफ जेड जीरो से बड़ा है, डेट मीन्स आप कैरियर निकाल सकते हो कि एफ ऑफ जेड क्या है, नॉन जीरो फंक्शन है। ठीक है भाई, एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड नॉन जीरो फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ जेड नॉन जीरो फंक्शन है, तभी उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस भी नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ जेड नॉन जीरो है तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जब एफ ऑफ जेड नॉन जीरो तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड भी क्या होगा, नॉन जीरो क्यों होगा, आप जी ऑफ जेड को भी जीरो मान लो तब भी एफ ऑफ जेड बचेगा, आपको पता है एफ ऑफ जेड तो वैसे भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ जेड नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब इनका मॉडुलस भी जीरो से अधिक है और इसका मॉडुलस भी जीरो से अधिक है। तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि इन दोनों फलनों के अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी, इन दोनों फलनों के अंदर शून्यों की संख्या बराबर होगी। ठीक भाई, इन दोनों फलनों के अंदर शून्यों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, अब देखो कैसे डिफाइन करना, सॉरी कैसे प्रूफ करना इस थ्योरम को। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिखी, सबसे पहले आपको जो फंक्शन देंगे जो किस पर डिफाइन है, क्लोज्ड कंटूर सी पर। ठीक है, तो देखो दिया गया है एफ ऑफ जेड तथा जी ऑफ जेड समवृत्त परिरेखा सी पर, समवृत्त परिरेखा सी पर विश्लेषिक फलन है, समवृत्त परिरेखा सी पर विश्लेषिक फलन है। ठीक भाई, तथा यह भी दिया गया है, तथा यह भी दिया गया है, तथा यह भी दिया गया है कि each जेड बिलोंग्स टू सी के लिए, each जेड बिलोंग्स टू सी के लिए मॉड जी ऑफ जेड लेस देन क्या है, मॉड एफ ऑफ जेड। ठीक है भाई, आपको क्या दिया गया है कि each जेड बिलोंग्स टू सी के लिए मॉड जी ऑफ जेड लेस देन मॉड एफ ऑफ जेड, दैट इज सी पर एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, दैट इज सी पर एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन है। ठीक भाई, कैसा फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन है। अब देखिए सी पर एफ ऑफ जेड नॉन जीरो फंक्शन है तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड के शून्यों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए तब हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड के पास शून्यों की संख्या समान होगी। ठीक भाई, शून्यों की संख्या समान होगी। ठीक भाई, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड के पास शून्यों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब देखो आपको अब आप देखते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ जेड कैसा है, एफ ऑफ जेड ईच सी के अंदर ईच जेड बिलोंग्स टू सी के लिए एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन है। ठीक भाई, कैसा फंक्शन, नॉन जीरो फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन है तो कहने का मतलब है कि ईच जेड बिलोंग्स टू सी के लिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, मतलब इस सी के अंदर एफ ऑफ जेड का कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं है। कहने मतलब आप क्या कह सकते हो कि समवृत्त परिरेखा, अतः समवृत्त परिरेखा सी के अंदर एफ ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड का कोई शून्य नहीं है। ठीक भाई, कोई शून्य नहीं है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, क्योंकि समवृत्त परिरेखा
सी के अंदर एफ ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड कोई शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ईच जेड बिलोंग्स टू सी के लिए एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन नॉन जीरो। जब ये नॉन जीरो फंक्शन है तो मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। और जब इसका कोई भी सी के अंदर कोई जीरो नहीं है तो एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड का कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि चूंकि समरूप परिरेखा सी के अंदर एफ ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड का कोई शून्य नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसको एक फंक्शन मानिए कि माना कैपिटल एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड बटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, माना कैपिटल एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड बटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब आपको पता है कि मोड जी ऑफ जेड लेस देन क्या, मोड एफ ऑफ जेड के, तो मोड जी ऑफ जेड लेस देन मोड एफ ऑफ जेड के है। दैट मींस आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी? मोड एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि मोड जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? मोड जी ऑफ जेड की वैल्यू मोड एफ ऑफ जेड से कम है। ठीक भाई, मोड जी ऑफ जेड की वैल्यू किससे कम है? मोड एफ ऑफ जेड से कम है। तो आप क्या कह सकते हो कि मोड एफ ऑफ जेड लेस देन 1। ठीक है, मोड एफ ऑफ जेड लेस देन 1। अब मोड एफ ऑफ जेड लेस देन 1 है तो आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड की वैल्यू, जी ऑफ जेड की वैल्यू लिख सकते हो आप क्या? एफ ऑफ जेड इंटू कैपिटल एफ ऑफ जेड। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ जेड इंटू कैपिटल एफ ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ से आप जी ऑफ जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जी ऑफ जेड हो जाएगा जी ऑफ जेड बराबर कैपिटल एफ ऑफ जेड इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड। ठीक है, आप क्या करो, अब आप यहाँ से जी ऑफ जेड की वैल्यू निकाली तो आप जी डैश जेड की वैल्यू भी निकाल लीजिए। ठीक है, जी डैश जेड की वैल्यू कितनी होगी? जी डैश जेड की वैल्यू दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो एक को कांस्टेंट हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो इससे वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एफ डैश जेड इंटू एफ ऑफ जेड प्लस कैपिटल एफ ऑफ जेड इंटू एफ डैश जेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको दोनों फंक्शंस के शून्य मानने हैं। ठीक भाई, आपको क्या करना है? आपको दोनों फंक्शंस के शून्य मानना है। ठीक है, तो माना एफ ऑफ जेड तथा एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के, जी ऑफ जेड के शून्यों की संख्या, जी ऑफ जेड के शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या n1 तथा n2 है। ठीक भाई, कितने शून्य इसके पास? n1 तथा n2 है। अब देखो इनके पास शून्य की संख्या n1 तथा n2 मानी आपने। ठीक भाई, वैसे हमको पता है इनके पास शून्य नहीं है, ये क्या इनके पास शून्य की संख्या कितनी है? जीरो है दोनों के पास। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो दोनों को बराबर दिखाना है कि दोनों के अंदर शून्यों की संख्या कितनी होगी? समान होगी, मतलब n1 बराबर n। ठीक है, अब देखो ये शून्य नहीं है तो इसका शून्यों की संख्या कितनी होगी? जीरो, मतलब n1 बराबर भी जीरो होगा। इसके शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यों की संख्या भी जीरो होगी, मतलब n2 बराबर जीरो। तो मतलब आपको क्या शो करना है? n1 बराबर n2 बराबर जीरो शो करना है। ठीक है, अब देखो आपने लास्ट जो आपकी कॉर्लरी थी या फिर उत्तर में थी उसमें आपने क्या पढ़ा कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिकल किसी भी समरूप परिरेखा सी के अंदर और उसके पास अनंतकों की संख्या नहीं है, मतलब उसके पास अनंतक नहीं है, तो आपने क्या रिजल्ट निकाला था कि उसकी जीरोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? n बराबर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, आपने किस प्रकार से फाइंड आउट किया? आपने अनंतकों को सॉरी शून्यों की संख्या फाइंड आउट किया आपने n बराबर 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हो कि अतः n1 बराबर क्या हो जाएगा? अतः n1 बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड बटा एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, या तो 1/2 पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड लगाओ, चाहिए लगाओ, दोनों की वैल्यू ही सेम है। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा कि 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। और n2 बराबर क्या हो जाएगा? n2 बराबर हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड इंटू जी ऑफ जेड बटा एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। ठीक है, अब क्या करो? अब आपको इन दोनों का
वैल्यू बराबर दिखानी है, मतलब n1 बराबर n2, n बराबर n2 दिखाना था, आप n1 माइनस n2 बराबर 0 दिखा दीजिए। ठीक है, तो n1 माइनस n2 की वैल्यू निकालिए। आपको दिखाना है n1 बराबर n2। ठीक है, आप क्या दिखा दो कि n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। तो आप n1 माइनस n2 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, n1 माइनस n2 फाइंड आउट करने के लिए क्या आता है, n1 माइनस n2 क्या होगा, n1 माइनस n2 होगा 1/2 दोनों से कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन c भी दोनों से कॉमन आ रहा है और dz भी कॉमन आ रहा है, तो क्या शेष बचेगा, f डैश z बटा f ऑफ z माइनस f डैश z प्लस g डैश z बटा f ऑफ z प्लस g ऑफ z। ठीक है, इंटू dz। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के पश्चात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन c, एलसीएम का आ जाएगा आपका f ऑफ z इंटू एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, एफ डैश जेड इंटू एफ ऑफ जेड प्लस एफ डैश जेड जी ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड। ठीक है, माइनस एफ ऑफ जेड जी डैश जेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए आप यहां से a, यहां से एफ डैश जेड इंटू एफ ऑफ जेड और एफ डैश जेड इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एफ डैश जेड जी जेड माइनस एफ ऑफ जेड जी डैश जेड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी क्या नाम से आपकी जी ऑफ जेड और जी डैश जेड की वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास शेष बच रहा है एफ डैश जेड जी ऑफ जेड और माइनस एफ ऑफ जेड जी डैश जेड। अब आप एफ ऑफ जी ऑफ जेड और जी डैश जेड की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। ठीक है, तो रिप्लेस करने से देखो क्या आ रहा है, n1 माइनस n2 बराबर 1/2 पाई 1/2 पाई आयोटा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ डैश जेड जी ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जी डैश जेड। ठीक है, बटा एफ ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। ठीक है, इंटू डी जेड। अब आप यहाँ से जी ऑफ जेड और जी डैश जेड की वैल्यू रिप्लेस करो तो क्या आ रहा है, n1 माइनस n2 बराबर 1/2 पाई आयता इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड। जी ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ जेड की वैल्यू है एफ ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड। जी डैश जेड की वैल्यू है एफ कैपिटल एफ डैश जेड इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, फिर आएगा माइनस एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड। ठीक है, अब आप देखते हो कि यहां से एफ डैश जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ ऑफ जेड, एफ डैश जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ जेड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, बटे में क्या है, बटे में आपके पास एफ ऑफ जेड इंटू एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड इंटू डी जेड। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से देखते हो तो सिर्फ क्या शेष बच रहा है, माइनस एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ डैश जेड और स्मॉल एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, n1 माइनस n2 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से कैंसिल हो रहा है एफ ऑफ जेड। ठीक है भाई, यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से कैंसिल हो रहा है एफ ऑफ जेड।
आप देखो यहाँ से एफ ऑफ जेड कैंसिल हो रहा है, ये एफ ऑफ जेड से ये एफ ऑफ जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या शेष बच रहा है, आपके पास बच रहा है एफ ऑफ जेड इंटू एफ डैश जेड शेष बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, एफ ऑफ जेड इंटू एफ डैश जेड। अब देखो आप यहाँ से अगेन, यहाँ से आप जी ऑफ जेड की वैल्यू को रिप्लेस कर दो वापस। अगेन यहाँ से एक और काम कीजिए, जी ऑफ जेड की वैल्यू अगेन रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 पाई आएगा इंटीग्रेशन सी माइनस एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ डैश जेड डी जेड बटा एफ ऑफ जेड प्लस कैपिटल एफ ऑफ जेड इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, जी ऑफ जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब यहाँ से एफ ऑफ जेड को मना रहे स्मॉल एफ ऑफ जेड, ये स्मॉल एफ ऑफ जेड इससे अगेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल एफ ऑफ जेड यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन क्या बचेगा, अगेन देखो शेष क्या बचने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा n1 माइनस n2 बराबर 1 अपॉन 2 पाई आएगा -1 अपॉन 2 पाई आएगा इंटीग्रेशन सी कैपिटल एफ डैश जेड डी जेड बटा 1 प्लस एफ ऑफ जेड। ठीक है, आपको पता है कि एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड कैसे फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। तो आप जानते हो कि दो एनालिटिक फंक्शंस का क्वेश्चन भी क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है भाई, तो देखो आप लिख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ जेड तथा जी ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ ऑफ जेड तथा जी ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड बटा स्मॉल एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक फंक्शन होगा। और जब ये विश्लेषिक फंक्शन होगा तो आप क्या कह सकते हो, अतः कोशी प्रमेय से संवृत परिरेखा सी के लिए, संवृत परिरेखा सी के लिए इंटीग्रेशन सी कैपिटल एफ डैश जेड डी जेड बटा 1 प्लस एफ ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हो कि n1 माइनस n2 बराबर 0, दैट मीन्स n1 बराबर n। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों फलनों के अंदर शून्यों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।